दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुरूप सामान्य अध्ययन के कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है ये कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है। प्रश्न है कि एक पेन ड्राइव है। ऑप्शन देखिए, एक स्थिर द्वितीय भंडारक एकक, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक एकक, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक या उक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर है पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली यानी रिमूवेबल जो है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है। आप जान लीजिए दोस्तों, पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज के यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से हर जगह लेकर आया जाया जा सकता है और इसकी मेमोरी अधिक होती है। तो याद रखिएगा, पेन ड्राइव जो है हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक एकक है। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर साइंस से संबंधित है। इसमें दिया गया है आपको कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये क्या कहलाते हैं, यानी कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये क्या कहलाते हैं? एडजस्टमेंट कीज, फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज या अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो इसमें से कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या कहलाते हैं, किस प्रकार की कुंजी कहलाते हैं? तो उत्तर है मॉडिफायर कीज। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। शिफ्ट की का प्रयोग कैप्स लॉक के विपरीत अक्षरों को बनाने या अन्य कुंजियों पर विराम चिन्ह और अन्य प्रतीकों यानी सिंबल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। और कीबोर्ड आप जानते भी हैं एक इनपुट डिवाइस युक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किस सागर से होकर गुजरती है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, बाल्टिक सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर अजोब सागर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है और ये बायबोर्ग यानी रूस से बाल्टिक सागर होते हुए लुबमिन जर्मनी तक जाती है। यूरोप में जर्मनी रूस की गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो याद रखिएगा, ये जो पाइपलाइन है इसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन। ये बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है और रूस से जर्मनी के बीच ये गैस पाइपलाइन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बन्नी घास भूमियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? आपको बताना है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल या गुजरात। तो आपको बताना है कि बन्नी ग्रासलैंड या बन्नी घास भूमियाँ ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात में। दोस्तों बन्नी घास भूमियाँ गुजरात के कच्छ जिले में पाई जाती हैं और गुजरात वन विभाग आने वाले वर्ष में 10,000 हेक्टेयर बन्नी घास भूमियों का विकास करेगा और इन घास भूमियों में दो पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं, पहला घास भूमि और दूसरा आर्द्र भूमि। तो याद रखिएगा, बन्नी ग्रासलैंड ये गुजरात में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए धारणीय कृषि या जिसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखिए, आत्मनिर्भरता, आप विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात और आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, या फिर कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों धारणीय कृषि या सस्टेनेबल कृषि का अर्थ होता है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए जो है भूमि का प्रयोग, यानी धारणीय कृषि पर्यावरण को अक्षुण्ण या सुरक्षित रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे, ये धारणीय कृषि का अर्थ होता है। जिस प्रकार से धारणीय विकास ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी गुणवत्ता, उत्पादकता और उसका अस्तित्व बना रहे,
इसी तरह धाड़ी कृषि का अर्थ है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने तिब्बत पार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था? ऑप्शन है एम मोलिना, जोसेफ फरमैन, GW केंटमूर या मार्कस रेक्स। तो सही उत्तर हो जाएगा GW केंटमूर। दोस्तों आप जान लीजिए, टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंटमूर के नेतृत्व में जो अनुसंधानकर्ताओं ने दोस्तों वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो या ओजोन आभामंडल का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? देखिए, डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या मिट्टी का तेल यानी केरोसिन। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों अगर जो इस प्रश्न के बारे में थोड़ा विस्तार से जानें तो आप जान पाएंगे कि जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो ये ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा यानी 150 किलो जूल प्रति ग्राम उन्मुक्त होती है और अपने उच्च बल की उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन जो है प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन अथवा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष दिए गए हैं। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 बिल्कुल सही सुमेलित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही सुमेलित है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 सही है। और देखिए, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो इस तरह से सीधे सीधे सही विकल्प आपके सही हो जाएंगे। 1 2 3 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान, देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थापित है आपको बताना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून में 1906 में की गई थी और इस प्रकार का सबसे पुराना संस्थान है ये। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा यानी माताओं में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ और नदियों में श्रेष्ठ संबोधित किया गया है? तो आप जानते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में सरस्वती नदी बहुत ही पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है, यानी सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। मुंडा, बिरसा बिल्कुल सही सुमेलित है आपका। इसके अलावा संथाल, कान्हू सही है। अहोम, गोमधर कुंवर सही है। नायक, ताना भगत ये आपका सही नहीं है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था, ये आपका सही है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था और इसके अलावा संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, इस विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ था, इसके नेता गोमधर कुंवर थे। और ताना भगत आंदोलन, देखिए ताना भगत आंदोलन जो कि सही सुमेलित नहीं है, इसके नेता ताना भगत आंदोलन का आरंभ उरांव जनजातियों के द्वारा 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत थे, न कि ताना भगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? ऑप्शन है मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद या M.A. जिन्ना।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने। दोस्तों आप जान लीजिए आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की धार्मिक नेताओं द्वारा इसका प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। अगला प्रश्न जो है दोस्तों भूगोल से है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर कब होती है? ऑप्शन देखिए 3 जनवरी, 4 जुलाई, 12 मार्च या 21 सितंबर को। तो सही उत्तर है 3 जनवरी को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए दोस्तों पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है और इस स्थिति को पेरिहिलियन या उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और इस स्थिति को अपहिलियन या अपसौर कहते हैं। सामान्यतः उपसौर की स्थिति 4 जनवरी या उसके निकटतम तिथि जैसे 2, 3, 5 जनवरी को होती है और उसी प्रकार अपसौर 4 जुलाई या उसके निकटतम तिथि को होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है कैसे? देखिए अतिचराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो आप जानते हैं दोस्तों वनारोपण जो है वनारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है और मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय शामिल हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपाय ये हैं कि वृक्षारोपण, और ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा सोपानी या समोच्च रेखी खेती, अतिचारण और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी करना। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है कि मृदा अपरदन को वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों इंडियन पॉलिटी से है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या आर्थिक समानता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्थिक समानता, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद जो है भारतीय संविधान के अनुसार कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत और अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता या इकोनॉमिक इक्वलिटी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आपको बताना है। ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नौकरशाही। तो आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रधानमंत्री जो है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है। याद कर लीजिएगा संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और वह राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है किस लिए? ऑप्शन देखिए ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो, बी है ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो, सी है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, और डी है शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच हो। तो सही उत्तर है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का अर्थ ऐसे दल के लिए है जो शासन गठित करने वाले दल अथवा अन्य दलों से निकटतम हो। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और इस प्रश्न का उत्तर देखिए आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? आंतरिक दलीय लोकतंत्र दल के आंतरिक चुनाव से संबंधित है जो दल के पदाधिकारियों के
चयन के लिए समय समय पर होता हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और आप देख लीजिए, आंतरिक दलीय लोकतंत्र जो है दल का आंतरिक चुनाव होता है जो दल के पदाधिकारियों के चयन के लिए समय समय पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाली योजना किससे संबंधित है? फसल प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, जल प्रबंधन या फिर वन प्रबंधन? तो सही उत्तर है दोस्तों, हरियाली योजना जो है ये आपका जल प्रबंधन से संबंधित है। और 27 जनवरी 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया था। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जल का संग्रहण करना, योजनाओं का क्रियान्वयन करना, वर्षा जल का संचयन करना और पेयजल की समस्या का निराकरण करना था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। इसमें योजना और उनके प्रारंभ का वर्ष आपको मिलान करना है। आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ 2007 में हुआ था। पीएम यानी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 यानी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। तो सही सुमेलन हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, शोध अभियोग्यता से संबंधित है। परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? देखिए, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन और व्यवस्थित प्रतिचयन। तो ए, बी और ई आप देख लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और इसमें साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन और व्यवस्थित प्रतिचयन का प्रयोग परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत जो है इन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, परिमाणात्मक शोध में जो प्रतिचयन की विधियां हैं उसमें यादृच्छिक न्याय दर्शन, यादृच्छिक संख्या सारणी, व्यवस्थित प्रतिदर्शन, स्तरित या आकस्मिक न्याय दर्शन, गुच्छ न्याय दर्शन और द्विविष प्रतिदर्शन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अभिरुचि से कि शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? देखिए, स्वायत्त विकास स्तर, विमर्शीय स्तर, अवबोध स्तर या स्मृति स्तर। तो सही उत्तर है शिक्षण के स्मृति स्तर पर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षण के मेमोरी लेवल और टीचिंग लेवल में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। और इस स्तर के शिक्षण में विश्लेषणहीनता पाई जाती है। साथ ही साथ प्रत्यास्मरण तथा रटने की क्रिया पर जोर दिया जाता है, जिससे सार्थक और संबंधित पाठ्यपुस्तक आसानी से याद हो जाती है। और ध्यातव्य है कि शिक्षण प्रक्रिया मूलतः 3 स्तरों में विभाजित है: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर, श्रवण स्तर, विमर्शीय स्तर या स्मृति स्तर? इसमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, श्रवण स्तर ये शिक्षण का स्तर नहीं है, जबकि अवबोध स्तर, विमर्शीय स्तर और स्मृति स्तर ये शिक्षण के स्तरों में शामिल हैं। दोस्तों, शिक्षण का स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षण को 3 स्तरों में विभक्त किया गया है: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? पहला है कि आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके कई सारी ईमेल आईडी बना सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। एक ईमेल आईडी में केवल @ एक वर्ण होना चाहिए।
बिल्कुल सही है। और ईमेल आईडी केस संवेदी या सेंसिटिव होता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, यूजर एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी बना सकता है। और दोस्तों इसके अलावा जो अन्य तीनों कथन हैं वो आपके सही हैं। कथन ए आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी ईमेल में अधिकांश मेल प्रोग्रामों में अपने आप निम्नांकित 2 भाग पूर्णतः होते हैं। कौन कौन? प्रेषक और कलेवर, प्रेषक और तारीख, प्रेषक और प्रति या प्रेषक और विषय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कि किसी ईमेल में अधिकांशतः मेल प्रोग्रामों में अपने आप निम्नांकित 2 भाग प्रेषक और प्रति जो है ये पूर्णतः होते हैं। और किसी ईमेल में अधिकांशतः मेल प्रोग्रामों में अपने आप जो 2 भाग पूर्णतः होते हैं वो हैं प्रेषक और प्रति। विषय पर कर्सर क्रमानुसार स्वतः पहुंचेगा, जबकि प्रति ऑप्शन पर क्लिक करके ईमेल की प्रति किसी और प्राप्तकर्ता को भी भेजी जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2022 में संपन्न सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो सही उत्तर है, भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। और सैफ 2022 अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2022 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता पुर्तगाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों पुरुष एकल विजेता एंडी फदेल मोहम्मद इंडोनेशिया के रहे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए, पुरुष एकल उप विजेता करण राजन राजा राजन थे, ये डेनमार्क के थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2022 में कौन कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? ऑप्शन देखिए, कैप्टन चित्रा गुलाटी, कैप्टन मोनिका सिंह, कैप्टन अभिलाषा बराक या कैप्टन छाया वर्मा। तो सही उत्तर है दोस्तों, मई 2022 में अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी हैं। और अभिलाषा बराक ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि अभिलाषा बराक को वर्ष 2018 में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई से भारतीय सेना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है तो यह हो जाता है असाधारण, वैयक्तिक, कार्यात्मक या फिर बाध्यकर। तो सही उत्तर है कार्यात्मक। आप जान लीजिए दोस्तों, कार्यात्मक संप्रेषण के द्वारा मूल आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। और जब शिक्षक कक्षागत शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो वो कार्यात्मक संप्रेषण कहलाता है। और जब कोई विद्यार्थी जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है तो उसकी आवश्यकताओं को दूसरों तक पहुंचाना कार्यात्मक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी को भेजे जाएंगे? ऑप्शन है 1952, 1953, 1954 या 1956। तो सही उत्तर हो जाएगा 1952। और आप जान लीजिए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तर्ज पर भारत में राधाकृष्णन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। और 1952 में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों और विश्वविद्यालयों को किसी भी तरह के अनुदान का आवंटन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। विकल्प ए आपका सही है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अभियात्रिक, सोरारई पोट्टू, ब्रिज या तुलसीदास जूनियर। तो सही उत्तर है दोस्तों सूरराई पोट्टू। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये एक
तमिल फिल्म है। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक तमिल फिल्म है सोराराई पोट्टू, जिसको कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।